ठीक है। रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन? और रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है ना। यहाँ तक बता दिया था। और ये भी आपको बताया था कि देयर आर 3 टाइप ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव, ठीक है ना। हाँ, कल मैंने आपका बुक भी देखा था तो उसमें एज ए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव करके तो नहीं लिखा है, लेकिन उसमें क्वेश्चन जरूर दिया है, ठीक है ना। एग्जाम्पल में है, तो अगर एग्जाम्पल में क्वेश्चन है तो एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। वो क्वेश्चन कैसे करेंगे, उससे पहले रिलेशन के जो टाइप है उनको भी समझ लो, फिर लिखेंगे आगे। हमने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव, सेकेंड वन इज सिमेट्री एंड थर्ड वन इज ट्रांजिटिव, ठीक है। अब देखो व्हाट इज रिफ्लेक्सिव। जैसे मान लो अगर आपसे बोलते हैं आर इज ए रिलेशन सच दैट ए इज वाइफ ऑफ बी, ठीक है। यही कल क्वेश्चन दिया था आपसे, बोलो इज इट रिफ्लेक्सिव? बोलो आर इज रिफ्लेक्सिव? टेल मी नो। रीजन? रीजन बताओ, रीजन बताओ। रिलेशन समझ रहे हो तो रीजन बताओ कि आर इज वाई इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नहीं समझे तो अब तुम लोग। रिफ्लेक्सिव क्या है? खुद का खुद से ना। रिफ्लेक्सिव जो है खुद का खुद से होता है, तो अगर खुद जो है वाइफ, खुद की वाइफ कैसे हो सकती है? बात समझ रहे हो ना। खुद जो है खुद की वाइफ कैसे हो सकती है? दैट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, समझना। हम गए यहाँ पे A is not related to A, so R is not reflexive। हमने ये सिमेट्री है, ठीक है। अब देखो A is related to B, अगर आपसे बोल रहे हैं A is related to B, सेकेंड केस में हम लोगों को एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल में दे रखा है, ठीक है। नाम से नहीं दे रखा है, लेकिन एग्जाम्पल करके क्वेश्चन आपसे किया हुआ है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव का। बोलो अगर हम कह रहे हैं ए रिलेटेड टू बी, इसका मतलब ए रिलेटेड टू बी, इसका मतलब बोलो, मीनिंग बताओ। ए रिलेटेड टू बी का मतलब क्या हुआ? यहाँ देखो ना, ये डिफाइन, हम बात किस पे कर रहे हैं? ऑर्डर्ड पेयर पे। तो जब भी बात करेंगे दो का करेंगे, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर पे दो एलिमेंट का एक साथ डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे अगर ए बी एक ऑर्डर पेयर ऐसा है कि ए इज वाइफ ऑफ बी, तो यहाँ पे बोल रहे हैं ए रिलेटेड बी, इट मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? ए इज, अब इसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। अब बोलो बी रिलेटेड ए, नो, क्योंकि बी क्या हो गया? स्पेंड हो गया। अगर ए बी की वाइफ है तो बी क्या है? स्पेंड है, ठीक है ना। तो आप कहोगे बी इज नॉट रिलेटेड टू ए, तो इसका मतलब आर इज नॉट, आप यहाँ पे लिख लो आर इज नॉट, ठीक है। अब जरा ट्रांजिटिव पे देखो, थर्ड
बोलो ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी। अब बताओ बी रिलेटेड टू सी। अगर आप सपोज दैट कि ए बी सी देयर आर 3 पर्सन्स, देयर आर 3 ए बी सी 3 एलिमेंट्स ले रहे हैं, तो ए इज वाइफ ऑफ बी है, तो क्या बी इज वाइफ ऑफ सी? नो, क्योंकि बी इज वाइफ जेंट्स, बी इज हस्बैंड है ना, तो वाइफ तो हो नहीं सकता सी का, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? बी इज नॉट रिलेटेड टू, इसका मतलब अब बताओ ए इज रिलेटेड टू सी, व्हाई नॉट, क्यों नहीं? अगर ए बी की वाइफ है तो क्या ए सी की वाइफ नहीं हो सकती है? इज इट ट्रू ना? अरे द्रौपदी गलत है, एग्जाम्पल आपके सामने है ना। द्रौपदी अर्जुन की भी पत्नी थी और द्रौपदी भीम की भी पत्नी थी, द्रौपदी युधिष्ठिर की भी पत्नी, तो दिस इज ट्रू, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? आर इज ट्रांजिटिव, इसीलिए आपसे क्वेश्चन लिया है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछ देता आपसे, ठीक है। तो केस देखना, क्योंकि ट्रांजिटिव में कंडीशन क्या होना चाहिए? वैसे तो कंडीशन ये होना चाहिए कि अगर ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, तो ए जो है रिलेटेड टू सी आना चाहिए। ट्रांजिटिव का केस यही है। लेकिन ये भी कहता है कि अगर बी सी से रिलेटेड नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, अगर ए सी से भी रिलेटेड हो जाए तो भी ट्रांजिटिव का केस बनेगा। और समझ में आ रहा है? देखो, ट्रांजिटिव होने का मतलब कि ए बी से रिलेटेड हो, बी सी से रिलेटेड हो, तो ए सी से रिलेटेड होगा, ठीक है। ये ट्रांजिटिव का केस है। लेकिन कंडीशन है कि अगर बी सी से रिलेटेड नहीं भी हो रहा है और अगर ए का सी से रिलेशन आ रहा है, तो आप उस रिलेशन को ट्रांजिटिव बोलोगे, ठीक है। तो इसमें आर रिफ्लेक्सिव नहीं है, आर सिमेट्रिक है नहीं है, नाइदर आर इज ट्रांजिटिव। क्लियर है? बोलो। और एक केस आपका पैरेलल का लिया था, ए, उसको भी, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। नोट कर लो, फिर वो भी दिखा रहे हैं, फिर एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, फिर आपका रिलेशन लगभग कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। जल्दी करो। हाई स्ट्रेंथ बहुत कम आ रही है। हो गया? चलो अगला कंडीशन देखते हैं। देखो, अगर हम कहते हैं ए इज ए सेट, एक्स इज ए
पैरेलल लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइन है। और इसमें रिलेशन डिफाइंड है आर इज ए बी सच दैट ए इज पैरेलल टू बी और एवरी ए बी बिलोंग्स टू, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देखो ए एक ऐसा सेट है, ए एक ऐसा सेट है जिसमें पैरेलल लाइंस हैं, मतलब डेढ़ से पैरेलल लाइंस है, जितने भी पैरेलल लाइंस हैं वो सब ए में कलेक्टेड है, ठीक है। अब इनमें एक रिलेशन दे रहा है कि ए बी इस पे, आर जो है किस पे डिफाइंड है, इस पे, इस सेट में, और ए बी कैसा है, ए इज पैरेलल टू बी और ए और बी दोनों किसके एलिमेंट हैं, ए के। अब बोलो, अगर हम आपसे कहें ए रिलेटेड टू ए, इज इट पॉसिबल? बोलो यस, क्योंकि बताया था आपको कि ए कैन बी पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो आप डेफिनेटली यू विल से कि आर इज व्हाट, रिफ्लेक्स, ठीक है। सेकंड देखो, ए रिलेटेड टू बी, इज इट ट्रू? एक अगर पैरेलल लाइन का कलेक्शन लिए है, ए बी के पैरेलल होगा ही होगा, और अगर ए बी के पैरेलल है तो बी भी आर के पैरेलल होगा, बिल्कुल सही है। तो आप क्या बोलोगे, आर इज सिमेट्री, ठीक है। अब देखो थर्ड, बोलो ए इज रिलेटेड टू बी, राइट, बोलो बी रिलेटेड टू सी, क्योंकि बी सी के भी पैरेलल है, क्यों है, क्योंकि सब जो है पैरेलल लाइन का कलेक्शन है और सब इन्हें यही से लिए जा रहा है। तो क्या ए जो है सी से रिलेटेड होगा, ए भी तो सी के पैरेलल आएगा ना। आइए देखो, एक लाइन ए, सेकेंड लाइन बी और थर्ड लाइन सी, दीज आर द पैरेलल लाइंस। तो आप कह सकते हो कि ए रिलेटेड टू सी, क्लियर? थोड़ा सा कट रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा केस मिलेगा जिसमें ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और दिस वन इज, देन दिस वन इज आर इज, आप क्या बोलोगे, रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। और अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है, देन फाइनली आर इज व्हाट, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। याद रखना, आपसे कहता है कि व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। If a relation is reflexive, symmetry and transitive, then that is equivalence. ठीक है, तीनों कंडीशंस होने चाहिए तभी उस केस में वो इक्विवेलेंस होगा, अदरवाइज नहीं। चलो एक दो क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। कह रहा है कि आर इज डिफाइंड, एक साथ लिख ले रहे हैं, आर इज मतलब रिलेशन ऐसा है, रिलेशन जो है ऐसा है कि y इक्वल एक्स प्लस वाई, y इक्वल नहीं एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 ये दे रखा है, ठीक है। और कह रहा है कि x इज लेस देन 4,
x is less than 4 x y belongs to क्वेश्चन समझना। अब यहाँ से आपको मिलेगा, अब यहाँ एग्जाम्पल से जब आप समझोगे ना तो और आसानी से आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है एक्चुअल रिलेशन का, यहाँ से क्वेश्चन आपको क्लियर होता है। देखो आर किस पे डिफाइंड है, फिर वही आर मतलब समझ रहे हो रिलेशन है। रिलेशन क्या है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप से मतलब बनाया गया रिलेशन। जैसे भाई बहन या रिश्ता नाता जो भी बनाते हो तो सबका कहीं न कहीं एक कलेक्शन होता है ना। तो आर जो है एक सबसेट है जो कि कलेक्शंस को लेकर के बनाते हैं। भाई किसी सेट का कलेक्शन सबसेट बनाते हो, वो सारे सबसेट मिलकर रिलेशन बनते हैं, जिनमें किसी एक सबसेट को रिलेशन बोल सकते हो। तो जैसे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, या जो भी सेट्स हैं जितने, या कोई भी पर्टिकुलर सेट आपको दे दिया गया तो रिलेशन इन पे डिफाइंड होगा। बात समझ में आ रहा है? अब बताओ रिलेशन किस पे डिफाइंड है, नेचुरल नंबर पे। रिलेशन किस पे डिफाइंड है, नेचुरल नंबर पे। लेकिन कंडीशन ये भी है कि रिलेशन जो दिया हुआ है नेचुरल नंबर पे कैसा है कि y जो है x + 5 ही होगा। y कितना आएगा, x + 5 ही आएगा। अब आपसे कह दें कि आपका एक रिलेशन मतलब आप जो है रिलेटेड हो किसी फैमिली से, लेकिन उस फैमिली के आप जो मेंबर हो वो उसमें जो जेंट्स है उसका बहन हो या भाई हो, तो आपका एक कंडीशन वहाँ पे लग गया। ठीक है, वही केस यहाँ पे कह रहा है कि अगर आर रिलेशन है तो उस रिलेशन में कुछ शर्तें हैं, कंडीशंस है, उनसे आप बाहर नहीं जा सकते हो। ठीक है, और कंडीशंस क्या है कि x और y जो रिलेशन है नेचुरल नंबर पे वो ऐसा है कि y x + 5 के भी बराबर होगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, अब x क्या है, y क्या है, कैसे निकालोगे? r हमेशा ऑर्डर पेयर पे आते हैं, तो x का कंडीशन यहाँ दे रखा है, देखो x इज लेस देन 4, मतलब x की कौन कौन सी वैल्यू है, 1 2 3। चलो बताओ अगर x, इसका मतलब यहाँ पे x इज लेस देन 4 है, देन x इज इक्वल टू 1 2 3, और नेचुरल नंबर ही होंगे, जाहिर सी बात है। तो r जो निकल के आएगा सीधा बताना ऑर्डर पेयर में, पहला 1 और 6, क्योंकि 1 + 5, दूसरा बताओ 2 और 7। ठीक है भाई, 2 जब x की वैल्यू 2 लोगे तो y 7 आ गया। अब बताओ 3 है 8, ये रिलेशन निकल के आ गया। अब इस रिलेशन का अगर आपसे कहें डोमेन ऑफ R, तो आप क्या बताओगे, 1 2 3, ये डोमेन है, पहला डोमेन होता है। और को डोमेन क्या होगा, को डोमेन आपको मिल जाएगा 6 7 8। ठीक है, और इसका अगर पिक्टोरियल ग्राफ अगर आप देखना चाह रहे हो तो पिक्टोरियल में A B और इसका रिलेशन जो है 1 2 3, और ये आ जाएगा 6 7 8। ठीक है, और ये पिक्टोरियल ग्राफ है, ये A से B का, A में B का रिलेशन है, जिसको आप ऐसे थ्रू डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इतना ना लिखने से अगर इतना भी कर दिया तो भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। R इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B। ठीक है, ये भी कंप्लीट है, नो डाउट। पर क्वेश्चन में इसमें आपसे बोला हुआ है कि रोस्टर फॉर्म रिलेशन, तो देखो ये रिलेशन का रोस्टर फॉर्म हो गया जिसमें आप सभी एलिमेंट लिखे हो। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एन एरो डायग्राम, ये आपका एरो डायग्राम हो गया। ठीक है,
राइट डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। सॉरी क्वेश्चन, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ लिखने से पहले लास्ट वाली लाइन ये तो लिखो। यहाँ से हमने क्वेश्चन को देखा नहीं था, पूरी बात लास्ट वाली लाइन उसमें लिखा हुआ डोमेन एंड रेंज। और कल हमने आपको बताया था कि कोडोमेन वो भी होता है जिसका प्री इमेज नहीं रहता। बात समझ में आ रहा है? कोडोमेन वो भी होता है जिसका प्री इमेज नहीं होता है। तो जब हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर में हम कोई भी नंबर ले सकते हैं ना। तो पॉसिबल वैल्यूज जो वैसे कंडीशंस दे भी सकता है, तो पर यहाँ पे कंडीशंस लगा दिया तो इससे ज़्यादा हम जा नहीं सकते हैं। तो दिस वन इज, ठीक है, इसी को इमेज बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, एक और क्वेश्चन होल नंबर पे देख लेते हैं। ठीक है, एक होल नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, रब करें। कोई डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा है? चलो अगला क्वेश्चन लिखो, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। आर इक्वल एक्स वाई सच दैट, एग्जाम्पल सेकेंड, आर इक्वल एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू होल नंबर, एक्स वाई बिलोंग्स टू, ये पहले भी लिख सकता है बाद में भी लिख सकता है, ठीक है। और कंडीशन दिया है कि 2, इसको बाद में ही लिखेंगे, सच दैट 2x + y = 8, एक्स वाई बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, लो एक्स वाई बिलोंग्स टू होल नंबर, इतना ही दे रखा है। और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, राइट आर एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। डोमेन एंड रेंज की बात कर रहा है, डोमेन एंड रेंज की बात कर रहा है। अब बोलो 2x + y = 8 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि x y की ऐसे होल नंबर वैल्यूज, होल नंबर आप कंसीडर करोगे जिनको रखने पर यहाँ पे x और y की वैल्यू रखें और वैल्यू आ जाए 8। ठीक है, तो आप होल नंबर कहाँ से स्टार्ट करोगे? 0 से। तो 0 अगर x की वैल्यू लिया तो y का वैल्यू 8, तो एक तो ऑर्डर पेयर वो मिल जाएगा। तो एक एक करके यहाँ पे लिखते हैं, देखो r इक्वल अगर 0 लिया तो 8 और अगर 1 लिया तो 6 आ जाएगा ना। 1 लिया क्योंकि 2 × 1 और +6 8 हो गया। 1 लिया तो अगर 2 ले रहे हैं तो 4, ठीक है। और अगर 3 2, अब इसके बाद एक और अगर 4 0, ठीक है। सो दीज अब इससे ज़्यादा लिख नहीं सकते क्योंकि 5 अगर लेंगे तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। हमने आपसे पहले ही कहा था कि कंडीशन रिलेशन तो है, लेकिन एक कंडीशंस के अंदर है कि आप किसी कंडीशंस पे रिलेशन फाइंड करोगे। आप बताओ व्हाट इज डोमेन? डोमेन ऑफ आर कितना आ गया? 0 1 2 3 4। और रेंज क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 8 6 4 2 एंड, ठीक है। अब तो डोमेन और रेंज में कोई दिक्कत तो नहीं, कंफर्म। क्वेश्चन रिलेशन के हो जाएंगे। आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बता दिया है, कैसे फाइंड करेंगे, कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, रेंज कैसे फाइंड करेंगे और रिलेशन कैसे
फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी क्या टाइम हो रहा है? टाइम है हाँ टाइम है अभी, तो आप क्वेश्चन करेंगे अब। ठीक है, चलो लिखो। आर इक्वल इंटीजर का लेते हैं जितना हो जाए। आर इक्वल एक्स वाई, आर इक्वल एक्स वाई सच दैट, थर्ड एग्जाम्पल है, आर इक्वल एक्स वाई सच दैट, आर इक्वल कहाँ गया इंटीजर का क्वेश्चन, कहाँ गया? एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, एक्स माइनस वाई इज, ये देखो मैं तुमसे ओरल डिस्कशन किया था जो पेपर में जहाँ पर बुक में दिया हुआ है। आर इक्वल एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, एक्स वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। अब देखो क्वेश्चन कैसे लिख सकता है, क्वेश्चन लिख सकता है कि ए इज अ सेट ऑफ इंटीजर। अगर यहाँ पे हमने फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड ना लिख करके ऐसे लिख देते कि ए इज अ डिफाइंड ऑन आर सच वेयर ए एक्स इज एन इंटीजर। क्वेश्चन लिखने का तरीका या तो कहता आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए वेयर सेट ए इज अ सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, और दूसरा तरीका डायरेक्ट लिखता आर इक्वल एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, तब भी इंटीजर ही है। यहाँ भी बता दिया कि एक्स वाई इंटीजर है, और या तो अलग से सेट दिखा दिया कि आप जो भी ले रहे हो इंटीजर ही ले रहे हो, मतलब जीरो से लेफ्ट और जीरो से राइट के जितने भी नंबर्स हैं वो सब आप इंटीजर ही लोगे, उससे ज़्यादा आप कोई नंबर नहीं कंसीडर, मतलब डेसिमल नहीं कंसीडर करना है, फ्रैक्शन नहीं कंसीडर करना है, इरेशनल नहीं कंसीडर करना है, रेशनल नहीं कंसीडर करना है, केवल आपको प्लस माइनस मतलब होल नंबर और इधर से निगेटिव इंटीजर, ये आपको कंसीडर करना। ठीक है ना? ठीक है, आराध्या tell me how many integers are there from 0 to towards left side? Infinite. ठीक है, what are they? जीरो से लेफ्ट में कौन कौन से इंटीजर होते हैं? ठीक है, हाँ मैं सोच, अब देखो सोच समझ के बताना। अभी हम इसको आर की वैल्यू फाइंड नहीं कर रहे हैं, पहले बताओ क्या ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा। आर किस पे डिफाइंड है? इंटीजर पे। आर इंटीजर पे डिफाइंड है, और तभी बताएं कि सेट पे डिफाइंड होता है। तो आर किस पे डिफाइंड है? इंटीजर पे। अब अगर ए का ए से रिलेशन ले रहे हो तो कौन सा नंबर आएगा? इंटीजर आएगा। भाई ऐसे देखो ना, a माइनस ए इक्वल 0, यही तो कहोगे ना खुद का। यहाँ क्या दिखा हुआ है? a माइनस ए का मतलब x माइनस ए वाई इज एन इंटीजर, तो a माइनस ए इक्वल 0 बिलोंग्स टू z। तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो? a रिलेटेड टू a। और अगर ऐसा है तो r क्या है? रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अगर ऐसा है तो आर रिफ्लेक्सिव है। अब बताओ सेकेंड केस में ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर, सॉरी हम गलत लिख रहे हैं, ए माइनस बी इज, ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, ऐसे लिख सकते हो भाई, ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो x माइनस ए माइनस बी भी क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। अच्छा, a माइनस बी और प्लस बी माइनस सी, बोलो
ए माइनस बी प्लस ए माइनस सी। हम इसको ए माइनस सी को आप ऐसे लिख सकते हो ना, तो इसका मतलब ये अगर बिलोंग्स टू जेड है, दिस मीन्स ए सी बिलोंग्स टू क्या? नहीं समझ में आया? हम रिफ्लेक्सिव छोड़ दिए हैं, ट्रांजिटिव छोड़ दिए ना, इसीलिए एक स्टेप ट्रांजिटिव का पहले देखो। ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, बोलो सही है। ए का बी से माइनस करोगे, इंटीजर का इंटीजर से माइनस में इंटीजर ही तो मिलेगा, तो इसको बोलोगे कि ए बी बिलोंग्स टू आर। अब बताओ बी माइनस ए बिलोंग्स टू जेड, सही है, तो आप क्या कहोगे? बी ए बिलोंग्स टू आर, बोलो सही है। तो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, देन बी ए बिलोंग्स टू आर हो रहा है, तो आर कैसा हो गया? आर इज सिमेट्री। ठीक है, अब थर्ड पे आ जाओ। थर्ड पे बोलो ए बी बिलोंग्स टू आर है, कंफर्म? तो इसका मतलब ए माइनस बी क्या है? इंटीजर है। अच्छा, बी सी बिलोंग्स टू आर, ये तो होगा ना भाई, दो इंटीजर जो है आर कह रहा है, हमने क्या लिख दिया? चलो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, तो विच इम्प्लाई बी माइनस सी क्या होगा? इंटीजर होगा भाई, ऑर्डर पेयर रिलेशन है, माइनस करोगे तो सेट आएगा। ठीक है, तो ए माइनस सी क्या आएगा? पर इसको ऐसे नहीं लिखोगे, ए माइनस सी को लिखने के लिए ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप नहीं यूज कर सकते हो। तो दिस मीन ए माइनस सी बिलोंग्स टू जेड, तो ए सी बिलोंग्स टू क्या? आर, तो आर इज व्हाट? ट्रांजिटिव। तो अब आपको मिल गया आर क्या है? एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, क्योंकि आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है? नोट कर लो, नोट कर लो, साइड हो जाए। अब इस क्वेश्चन में आपको वैसे ही दे रखा है, नाम से नहीं दे रखा है, एक्स वाई माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, एक्स माइनस जेड दिखाया है, लेकिन ये नहीं रखा है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री है, ट्रांजिटिव, जबकि क्वेश्चन का पर्पस ही पूरा यही है। टॉपिक क्लियर हो रहा है? हाँ, अच्छे से क्लियर हो रहा है? शिवम बोलो, अभी यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो मारुत पांडे, यस कर दो। रिलेशन है क्या? अब तुम जो रिलेशन बनाना चाहो तुम्हारे ऊपर, रिलेशन तो तुम्हारे ऊपर है ना, डिपेंडिंग अपॉन योरसेल्फ। ठीक है, अब चाहे तुम इंटीजर का रिलेशन ले लो, चाहे नेचुरल नंबर का ले लो, चाहे होल नंबर का।
में रिलेशन का मतलब जो है आप डेली लाइफ में जो रिलेशन की बात करते हो वही है, ठीक है। उसको मैथ के थ्रू आप समझ रहे हो। और बताया भी आपको कि अगर मान लो आप जो है आप x के भाई हो तो y के भी भाई हो तो आप z के भी भाई रहोगे, अगर these are the x। अब इससे बढ़िया एग्जाम्पल आपको क्या दे सकते हैं? क्या हाँ, ये यहीं से आता है। और ये जान लो रिलेशन इससे ज़्यादा कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, इतना ही रिलेशन का टॉपिक है चाहे कहीं भी, ठीक है। कंपटीशन में भी इससे ज़्यादा नहीं आता है। फाइनली पूरा कोर्स तुमको बताया जितना कि मतलब आप जितना आप पढ़ते हो टोटल जो रिलेशन में आपका टॉपिक होना चाहिए वो कंप्लीट है। हाँ तो सेट फिर रिलेशन किस पे डिफाइंड है? सेट पे डिफाइंड है ना यार। सुनो फिर भाई तुम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखो अच्छा वो वाइफ वाले केस पे डिस्कस कर रहे हो, उसको भी वाइफ वाले केस पे डिस्कस कर रहे हो ना। यहाँ दिखा रहे हैं देखो, ये एक ऐसा सेट है, ये एक ऐसा सेट है x such that x is नहीं, अरे आर की बात कर रहे हैं ना। x y x is wife of, ठीक है ना। अब जब x और y की बात कर रहे हैं तो हम केवल 2 पर्सन की बात थोड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ 2 की बात नहीं होती है। रिलेशन जो डिफाइंड होता है किसी सेट पे होता है, चाहे ऑब्सेट यहाँ पे क्या है पर्सन्स हैं, पर्सन्स में लेडीज एंड जेंट्स सब आ जाएंगे, ठीक है। x such that x is a person, ठीक है। अब चाहे उसमें लेडीज को या जेंट्स को, ठीक है। अब समझा गया। तो आर डिफाइंड है इस पे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें जेंट्स को कंसीडर कर ले मतलब कंसीडर कर रहे हो या लेडीज को, पर जो कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग तो चलोगे। तो अगर आप कह रहे हो कि x इज रिलेटेड टू x तो खुद जो है खुद की वाइफ तो हो नहीं सकते, पर अगर इसमें से एक जेंट्स लिया एक लेडीज लिया तो एक तो लेडीज जो है जेंट्स की तो वाइफ है ना, लेकिन जेंट्स लेडीज की वाइफ कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो x रिलेटेड टू y है पर y रिलेटेड टू x नहीं है। समझ में आ रहा है? अब फिर समझो, जब इसमें से पर्सन्स लिए हैं तो इसमें ढेर सारे जेंट्स भी हैं और ढेर सारे लेडीज भी हैं। अब कंडीशन ये है कि अगर एक जो लेडीज जो है बी की वाइफ है तो लेडीज दूसरे पर्सन सी की भी तो वाइफ है, पॉसिबल नहीं है, कंडीशन है ना। अरे यार ए जो है बी की वाइफ है तो क्या ए सी की वाइफ नहीं हो सकती है? और बेस्ट एग्जांपल तुम्हें दिए द्रौपदी का, पांडवों का, उससे बढ़िया ये यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है। एक वाइफ के 2 हस्बैंड हो सकते हैं, ये फैक्ट है, इसीलिए ट्रांजिटिव बनता है। बात समझ में आया है? अपने मतलब एक तरह से एक्सेप्शनल केस मान लो, एक्सेप्शनल मान लो। अब ये थोड़ी ना कि सब जगह लागू है, वो एक्सेप्शनल केस था जो कि यूनिवर्सल फैक्ट बन गया। अब आप रामायण महाभारत को जुटा नहीं पाओगे ना।